हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और साइंस का यहाँ पे टॉप 30 MCQ क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से प्रवेश करती है। तो आपको पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर जो CO2 है वो मुख्यतः किसके द्वारा एंटर करता है। तो ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, फ्लोएम या फिर मूल रोम। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 होता है, O2 गैस बाहर जो निकलता है, ये सब जो है वो पत्ते के द्वारा होता है। और पत्ते में भी कौन सा, क्योंकि आपको पता नहीं ऑप्शन दिया है, तो रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, जो कि ये पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होती है जिसको रंध्र बोलते हैं। तो अगर आपको रंध्र की जगह पत्ती दिया जाता है, पत्तियां दिया जाता है, तो पत्ती ही आंसर होगा, क्योंकि पत्ती की सतह पे ही ये जो होते हैं रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि किसी पौधे की पत्तियों को कुछ समय के लिए अंधेरे में रखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले किसकी कमी होगी। तो अगर जो किसी पौधों को अगर हम उसको अंधेरा में रख देते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कमी होगी वो प्रकाश की ही कमी होगी। प्रकाश की ही कमी होगी, लाइट का ही कमी होगा, उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगा अंधेरा में रखा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से वो प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो सबसे पहला जो उसको कमी होगा वो प्रकाश का ही कमी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ छोटी आंत में पचने के बाद सीधी अवशोषण योग्य अणुओं में बदलता है। प्रोटीन से एमिनो एसिड, वाटर से ग्लूकोज, विटामिन से प्रोटीन्स या फिर मिनरल्स से फैट। तो यहाँ पे बोला है कि वो कौन सा पोषक पदार्थ है जो छोटी आंत में पचने के लिए सीधे अवशोषण योग्य बनाता है, यानी कि सीधे ऐसा मतलब वो पच जाता है भोजन, जिसको सीधा एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद जो एमिनो एसिड बनता है, ये एमिनो एसिड डायरेक्ट हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, किसको, तो एमिनो एसिड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। पित्त रस का मुख्य कार्य यहाँ पे क्या है, यानी कि जो बाइल जूस होता है उसका मुख्य काम यहाँ पे क्या है। और एक और आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बतला दे कि अभी आप लोग जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग फ्यूचर में नर्स बनेंगे, आप लोग नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, चाहे ANM हो, GNM हो, चाहे आगे जो भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेंगे, आप लोग नर्सिंग की तैयारी करेंगे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल हम न्यू चैनल ओपन किए हैं जो स्पेशल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आगे आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड आगे जो क्लासेस वगैरह होता है, सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, जो आगे नर्सिंग में जो ANM GNM या जो भी आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस या फिर कोई प्रोसीजर वगैरह जो होता है, वो सारा चीज़ आप लोगों को उस न्यू चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है नर्सिंग ब्रिज। और उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाइए और उस चैनल को, यानी कि नर्सिंग ब्रिज जो चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्लासेस वगैरह, वीडियो वगैरह, आपको नर्सिंग से रिलेटेड वहाँ पे सारा कुछ मिलता रहेगा। तो आप लोग जाइए और नर्सिंग ब्रिज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आगे चलकर बहुत हेल्प होने वाला है। चलिए अगले यहाँ पे क्या होता है, पित्त रस जो होता है वो बाइल जूस जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको पता होगा जो बाइल जूस होता है क्या है, प्रोटीन को सीधा एमिनो एसिड में बदलता है। तो नहीं, एमिनो एसिड में तो ये नहीं बदलता है। अगला है कि फैट को इमल्सिफाई करता है, बिल्कुल। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, नहीं। और ऑप्शन डी है HCl बनाता है, तो HCl भी नहीं बनाता है। तो यह जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी कि जो इमल्सिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस करता है, जो कि जो फैट होते हैं उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो कौन करता है, तो उसको बाइल जूस करता है। एक और क्वेश्चन कि बाइल जूस है कहाँ से सीक्रेट होता है, यानी कि बाइल जूस जो होता है, पित्त रस जो है वो कहाँ से बनता है।
पित्त रस कहाँ से बनता है? जो बाइल जूस है, पित्त रस जो है ये लीवर से बनता है, लीवर से बनता है यानी कि यकृत से बनता है। और यह स्टोर कहाँ पे होता है? तो जो पित्त रस होता है, जो बाइल जूस होता है, यह पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो बाइल जूस होता है स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। बट बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो लीवर से होता है, यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? मानव के जो शरीर है उसमें ग्लूकोज का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है या फिर ग्रोथ हार्मोन है? तो जो ग्लूकोज का स्तर कम करता है, जो ग्लूकोज का लेवल कम करता है, वो इंसुलिन होता है। और ये जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज से यह इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है? तो यह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अग्नाशय से डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव बहुत कम हो जाए तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा? यानी कि जो पेनक्रियाज है यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव बहुत कम हो जाए, जैसे कि आपको बतलाया है, एक लाइपेज होता है, लाइपेज, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, ये सब जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसका स्राव अगर कम हो जाता है तो क्या अफेक्ट होगा? तो आपको हम बतला है कि ये जो लाइपेज है किसका डाइजेशन में हेल्प करता है? तो लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को तोड़ने में हेल्प करता है। एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का डाइजेशन जो है वो प्रभावित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। बाकी इसके अलावा ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, ये सब कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से पदार्थों के छानने से सीधे संबंधित है? और आप लोगों को इसी क्लास में हम फिजिक्स भी बताएंगे, केमिस्ट्री भी बताएंगे। तो 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 आप लोगों को बायोलॉजी बतलाएंगे, 10 फिजिक्स बतलाएंगे और 10 क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री का बतलाने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो बतलाइए कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से पदार्थों के छानने यानी कि फिल्ट्रेशन करने का काम करता है? तो फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करता है वो ग्लोमेरुलस करता है, ग्लोमेरुलस करता है। और आपको पता है कि जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है और नेफ्रॉन के अंदर ही ग्लोमेरुलस होता है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिज का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जल और खनिज का, तो आप लोगों को हम बतलाएं, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और खनिज लवण का भी परिवहन जाइलम के द्वारा ही होता है। तो जाइलम। और जो फूड होता है, फूड का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, फूड का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा। तो जल का किसके द्वारा हो गया? जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर फूड के पूछता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य नियंत्रण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? परिवर्तन क्रिया जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये मुख्यतः किसके द्वारा ये सामान्यतः नियंत्रण होता है। यानी कि जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे कि आप अगर किसी भी, हम आपको बतलाएं कि अगर आप गर्म वस्तु के ऊपर हाथ अगर रखते हैं तो आपका हाथ जो है वो अचानक से पीछे की ओर खींच लेता है, और ये जो है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो रिफ्लेक्स क्रिया जो है इसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से एक्शन करता है, बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच सबसे अधिक होगा? ये Cl का होगा, लेमन का होगा, प्योर वाटर का होगा या NaOH का होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएच ज़्यादा किसका होता है? तो 7 से अधिक पीएच होता है वो बेस का होता है, और 7 से कम होता है वो अम्ल का होता है। तो आपको HCl, लेमन जूस एंड ये दोनों क्या है? अम्ल है।
अम्ल है तो pH 7 से कम ही होगा। एंड आपको यहाँ पे प्योर वाटर जिसका pH क्या होता है 7 होता है, तो ये प्योर वाटर। एंड NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड बेस का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो सबसे अधिक pH मान किसका हो जाएगा, तो NaOH सॉल्यूशन का pH मान सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। अगर ये अम्ल और धातु की अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे जो गैस निकलती है वो कौन सा निकलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो जो अम्ल यहाँ पे और धातु जब रिएक्शन करता है यानी कि एसिड प्लस मेटल जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस H2 गैस रिलीज करता है यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है, गैस निकलती है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, तो आपको बतलाना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है। तो जिंक सल्फेट और कॉपर, जो जिंक है वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और ये जो होता है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, द्विविस्थापन पूछा है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी पे आप देख सकते हैं, ये आप देख कर ही बोल सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है। और ऑप्शन डी भी जो है यह भी संयोजन अभिक्रिया है। तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बच रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें देख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Na2SO4 और BaCl2 जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है और यहाँ से BaSO4 बनता है और यहाँ पे NaCl बनाता है और यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज हो जाता है। यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का pH 7 से कम है तो वह पदार्थ क्या है, तो 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्ल है, अगर 7 है तो वह पदार्थ क्षार है और 7 से अधिक है pH तो वो जो है वो क्षार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिडिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम, और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O और यहाँ पे इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा भी इसी को बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे आप लोगों को फास्ट इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अगले 3-4 दिनों में आने वाला है। तो आप लोगों को अब एक एक यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद करना है। आप लोग बहुत सारा याद कर चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। और ये भी क्वेश्चन बतला है जैसा कि अभी बोले कि आप लोगों को अब जो है रिवीजन क्लास हो रही है। तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो एम्फोटेरिक मेटल और एक और चीज़ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे कि हम आप लोगों को बतलाए थे, कौन कौन बतलाए थे, आप लोगों को हम 2 एग्जाम्पल बतलाए थे। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बतलाए थे Al2O3 बतलाए थे और एक जिंक ऑक्साइड बतलाए थे ZnO बतलाए थे, जिंक ऑक्साइड बतलाए थे। ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों को बतलाए थे और NCERT में भी आपको 2 ही एग्जाम्पल, एग्जाम में भी आप लोगों को ये 2 ही एग्जाम्पल से पूछता है। और क्या यहाँ पे बोलता है कि निम्न में से कौन सा है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके और लवण और जल बनाता है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड इसको बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अगर हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उभयधर्मी ऑक्साइड देखने को मिलेगा और इंग्लिश में लिखा है तो एम्फोटेरिक आपको देखने को मिलेगा, एम्फोटेरिक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एथेन में कार्बन एटम्स के बीच कितने बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले कि आपको लास्ट में देख सकते हैं एथेन नहीं बल्कि एथिन है, यहाँ पे ETHENE है यानी कि एथिन है। तो एथिन है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको बतला है ENE,
ANE और YNE इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ENE इसमें डबल बॉन्ड और ANE इसमें सिंगल बॉन्ड। तो आपको लास्ट में ENE है यानी कि एथिन दिया है, और एथिन में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच वो डबल बॉन्ड होता है, और ए जो होता है एथिन और एथाइन जो होता है, ए जो होते हैं यानी कि एल्किन और एल्काइन ग्रुप के जो समूह होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एल्केन ग्रुप जो जिसमें ANE होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर तत्वों को बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको व्यवस्थित किया गया है। अगर ये पुराने वाला का बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक मास के कंसेप्ट पे उसको किया गया था। अगला क्वेश्चन कि एक ही समूह के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अगर ये मान लेते हैं कि हालांकि अभी जो पीरियोडिक टेबल वाला है जो वो हटा दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लिए हैं तो प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही समूह यहाँ पे बोला है, तो टोटल कितना समूह आपको होता है आवर्त सारणी में, तो 18 समूह होता है और 7 आवर्त होता है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि एक ही समूह है तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसमें सामान्यतः क्या समान होते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास या फिर नंबर। तो आपको पता होगा कि एक ही ग्रुप है तो उसमें आपका जो बराबर होता है, सेम होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो सेम होता है। क्लियर है। जैसे कि ग्रुप 1 का ही हम तत्व यहाँ पे ले लेते हैं तो उसमें जो भी आप तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चाहे सोडियम हो या लिथियम हो या पोटेशियम हो, जो भी हो, मतलब एक ही सेल के अंदर हो, उसका जो आप लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 एंड अब इसके नीचे से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स का भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को करना बाकी है। तो इससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत सारा हो चुका है एंड अभी आगे भी कंटिन्यूअस है, तो आप उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाकर वहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा अलग से, तो प्ले लिस्ट में आप लोग भी जाकर वहाँ से खोज सकते हैं। चलिए बतलाइए इसका कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यहाँ पे बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर के ऊपर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अवतल दर्पण बोला है इस तरह से, और अवतल दर्पण बोला है तो आपको अगर यहाँ पे बोला है कि सेंटर के ऊपर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सेंटर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है। आप लोगों को पहले भी बतला है सेंटर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है और सेंटर पे रखा गया है। और अवतल दर्पण है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, रियल बनता है यानी कि वास्तविक बनता है। और वास्तविक अगर यहाँ पे बनता है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा भी बनेगा, वास्तविक उल्टा और समान साइज का बनेगा। जैसा कि सेंटर पे रखा गया है तो सेंटर पे रखा गया है तो समान साइज का ही बनेगा। तो ऑप्शन ए में तो इनलार्ज दिया है। सबसे पहले हम सेम साइज को ही देख लेते हैं, जहाँ पे हमको सेम साइज मिलेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो सेम साइज तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो रियल बनता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि वर्चुअल बनेगा। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे वर्चुअल बनेगा तो इन्वर्टेड नहीं बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा, तो ये ऐसे भी गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे उल्टा बनता है, और जहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस यहाँ पे बनाते हैं, उत्तल लेंस पर रखी गई है और कहाँ पे बोला है 2f यानी कि f ये भी सेंटर के ऊपर रखा गया है, यह भी सेंटर के ऊपर रखा गया है, तो 2f के ऊपर रखा गया है तो यह भी 2f के ऊपर ही बनेगा। एंड यहाँ पे है तो ए भी है जो आपका, और 2f के ऊपर जो है वो सामने बनेगा, आगे साइड में बनेगा तो 2f पर ही बनेगा। एंड ए भी जो है वो 2f पे बनेगा, और साथ में ये भी जो है आपका रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड सेम साइज का बनेगा। ये भी सेम आप लोगों का बनेगा, सेम साइज का ही बनेगा, साइज इसका भी सेम होगा एंड इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
73 है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है माध्यम में परिवर्तन होता है अगर वायु से कांच में होता है, यानी कि वायु क्या है, एक विरल माध्यम है एंड विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो सघन माध्यम में जा रहा है तो इसमें जाएगा तो उसका जो चाल है, जो स्पीड है वो तो डिक्रीज होगा ही होगा, यानी कि उसका जो है वो घट जाता है, उसका चाल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और उसकी पावर क्या होगी। यानी कि फोकल लेंथ f बराबर 50 सेंटीमीटर बोला है एंड उसकी पावर पूछा है तो p बराबर 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो 100/f यानी कि 50 दो बार में कट जाएगा, प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा और प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि फोकल लेंथ अगर जो पॉजिटिव है तो आपका ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो उत्तल लेंस की फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और उत्तल लेंस का अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो इसका क्षमता भी पॉजिटिव ही होता है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस की जो क्षमता आता है, पावर आता है, वो धनात्मक आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 ओम रजिस्टर में 2 एम्पियर करंट बह रही है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, यानी कि V बराबर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, V बराबर पूछ रहा है तो V बराबर I R आपको पता है, I बराबर यहाँ पे दिया है 2 और R बराबर 10, 10 दूना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि सर्किट में वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए और रेसिस्टेंस है वो समान रहे तो करंट क्या होगा। अगर वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो V बराबर आई आर यहाँ पे है और रेजिस्टेंस जो है इसको क्या कर दिया जाए, समान रहे यानी कि कांस्टेंट रहे, तो V जो है वो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बराबर V अपॉन R, और R जो है वो कांस्टेंट है और आपका जो I है वो समानुपाती हो जाएगा V का, तो I समानुपाती V हो जाएगा, और I जितना बढ़ता है उतना ही V भी बढ़ेगा और V जितना घटता है उतना ही I भी घटेगा, यानी कि समानुपाती है। अगर ये I को हम दोगुना करते हैं तो V भी दोगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए और रेसिस्टेंस समान रहे तो करंट क्या होगा, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि जो है विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज के समानुपाती है, तो यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। अगर जो R इसका जो प्रतिरोध है उसको कांस्टेंट रखा जाए तो, नियतांक रखा जाए तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 ओम और 4 ओम का रजिस्टर है तो उसको इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पे सीरीज में दिया है, यानी कि श्रेणी क्रम में दिया है, तो इसका आर तुल्य निकालिए, आर इक्विवेलेंट आप लोग निकालिए। आर तुल्य क्या होगा, श्रेणी में दिया है तो निकालिए। अगर जो इसको हम समांतर क्रम में करते, पैरेलल करते तो क्या होता, आप लोग निकाल कर बतलाइए, इसका निकाल कर आप लोग कमेंट करके बतलाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस की पावर जो है वो 1000 वाट है और वह 2 घंटा चलता है, तो इसका कंज्यूम एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी आपको किलोवाट आवर में दिया है, तो सबसे पहले जो एनर्जी E बराबर हो जाएगा वो P गुना T हो जाएगा। पावर 1000 वाट है तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा, और शक्ति जो है वो 2 घंटा, तो 1 गुना 2 बराबर 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर या गैल्वेनोमीटर। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं ये इसको चेंज करता है। और इसके अलावा आपको जो जनरेटर दिया है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। देन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फ्यूज वायर होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, एक्सेसिव करंट से सर्किट को बचाना, या फिर करंट उत्पन्न करना, या पावर फैक्टर बढ़ाना। क्या यहाँ पे फ्यूज वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बतलाइए।
और बाकी आप लोग जाइए और वो जो चैनल है नर्सिंग ब्रिज, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को आगे चलकर बहुत हेल्प होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए, आप लोगों के लिए ही न्यू चैनल बनाया गया है स्पेशल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सेसिव करंट से सर्किट को बचाने के लिए हम फ्यूज जो वायर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जो भी करंट है वो एक्सेसिव मात्रा में ना आए, तो उसके लिए इसको फ्यूज वायर का इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका पर्पस होता है। तो यही था आज के क्लास का 30 क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन आप लोग जरूर कीजिएगा। कोई भी अपडेट भी आता है या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड या रिजल्ट आंसर की कोई भी अपडेट होता है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।